जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में और महाकाल बैच में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड गुणज और उनके गुण। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड गुणज एवं उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो कि हमारा चल रहा है बैच महाकाल बैच। प्यारे बच्चों, महाकाल बैच, इसमें हम लोग 3 चैप्टरों को प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टरों क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। भिन्नों तक हम लोग पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण। बहुत ही आज की लाजवाब क्लास होने वाली है। अगर आप शुरू से अंत तक इस क्लास को देखते रहे तो आप लोग गुणज और गुणनखंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों आज सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो प्यारे बच्चों आप सभी को मिलती रहे। और हमारे चैनल पे महाकाल बैच में प्यारे बच्चों शाम 6 बजे प्यारे बच्चों लाइव चल रहा है। शाम 6 बजे प्यारे बच्चों, शाम 6 बजे क्या हो रहा है? लाइव क्लास चल रहा है प्यारे बच्चों, शाम को 6 बजे, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करवाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने के 90% चांस हैं। तो आप लोग शाम 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे। शाम को कितने बजे? 6 बजे। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं गुणनखंड गुणज एवं उनके गुणों के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड प्यारे बच्चों क्या होता है। गुणनखंड गुणज एवं उनके गुणों के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। पूरी विभाजित हो जाने का मतलब है प्यारे बच्चों, पूरा विभाजित हो जाने का मतलब है कि शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या जब किसी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी को कहेंगे कि पूरा विभाजित हो जाता है। तो देखिए कोई संख्या है, यदि वह दूसरी संख्या से पूरा विभाजित हो जाता है, अर्थात कि शेषफल 0 हो जाता है, तब जो दूसरी संख्या होती है क्या होती है? पहली संख्या की गुणनखंड कहलाती है। देखिए कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि 6 है प्यारे बच्चों। तो देखिए 6 का गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 6 में यदि 1 से भाग किया जाएगा तो 6 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो 1 है 6 का क्या है? एक गुणनखंड है। अब देखिए 2 से भी 6 में यदि भाग किया जाएगा, 2 से यदि 6 में भाग किया जाए तो 3 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 भी क्या है? 6 का गुणनखंड है। अब 3 से देखिए प्यारे बच्चों, यदि 3 से भाग किया जाए 6 में, 3 से यदि भाग किया जाएगा 6 में, तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 3 भी क्या हो जाएगा? 6 का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए 4 से यदि भाग किया जाएगा 6 में तो नहीं कटेगा, 5 से भी भाग किया जाएगा तो नहीं कटेगा। अब देखिए 6 से भाग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक बार में पूरा कट जाएगी, यानी कि 6 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है, 1 2 3 और 6। जैसे देखिए मानिए कि 10 का ही गुणनखंड ज्ञात करना है। सवाल दिया है कि 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 5 होगा, और कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग गुणनखंड क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से गुणनखंड किसी भी संख्या का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक जो होता है, एक सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है। एक क्या होता है? सभी संख्याओं का एक जो होता है गुणनखंड होता है। आप लोग इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे हमेशा, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब देखिए किसी भी पहला पॉइंट था कि एक जो होता है प्यारे बच्चों, एक जो होता है सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है। आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है जो गुणनखंड में याद करने के लायक है। देखिए क्या है? पहला पॉइंट था कि एक क्या होता है? सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी प्यारे बच्चों। देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि 6 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है, यानी कि 4 से अधिक गुणनखंड 6 के नहीं हो सकते हैं। यानी कि इसकी निश्चित एक संख्या है, निश्चित एक मान है कि यानी कि 4 ही गुणनखंड हो सकते हैं 6 के, इससे अधिक या इससे कम नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? निश्चित है, एक निश्चित है। तो 2 पॉइंट आप लोग इस गुणनखंड में हमेशा क्या करेंगे? याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और देखिए प्रत्येक जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, खुद का भी गुणनखंड होती है। जैसे देखिए 6 है, यहाँ खुद का एक क्या है? गुणनखंड है। और
प्रत्येक संख्या का एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसमें 3 पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए पहला पॉइंट है कि एक क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि 6 के कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ना ही इससे कम हो सकते हैं और ना ही इससे अधिक हो सकते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए एक और पॉइंट यह है कि प्रत्येक संख्या खुद का क्या होती है, एक गुणनखंड होती है, यानी कि 6 क्या है, खुद का एक क्या है, गुणनखंड है। देखिए 10 भी क्या है, खुद का एक गुणनखंड है प्यारे बच्चों, और 10 का गुणनखंड भी 1 है, यानी कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। एक क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुणनखंड को और इन 3 पॉइंटों को समझ गए होंगे। इन 3 पॉइंटों को यदि आप याद रखते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग जब क्वेश्चनों को हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने गुणनखंड पढ़ लिया। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड, आइए प्यारे बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिए अभाज्य गुणनखंड है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य हो, कोई संख्या है, किसी भी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य हो, अभाज्य हमने बताया था, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं एक बार देख लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि खुद से और 1 से कटती हैं प्यारे बच्चों। खुद से यानी कि देखिए जो 2 है मान लीजिए, तो 2 क्या होगा, खुद से कटेगा, यानी कि 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, उसके सिवाय किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है, तो उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या है, यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 18 है प्यारे बच्चों, देखिए 18 है, यदि इसका गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 और 36 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इसमें सभी जो संख्याएं हैं, ये जो सभी संख्याएं हैं 2 और 3 गुणे 3, यहाँ क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, अभाज्य गुणनखंड कह देंगे। यानी कि इस 18 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3, इनमें जो सभी संख्याएं हैं क्या है, अभाज्य हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि 12 ही है, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी हमें क्या मिला है, यहाँ जो इसका जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए 2 गुणे 3, यानी कि यहाँ जो सभी संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं हैं क्या हैं, अभाज्य हैं। तो जब संख्याएं इसका जब गुणनखंड अभाज्य होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड को भी समझ गए। देखिए जैसे 10 ही है मान लीजिए, तो इसका यदि गुणनखंड करेंगे हम, आप लोग करेंगे चाहे हम ही करेंगे, तो देखिए 2 गुणे 5 होगा। तो देखिए इनमें दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य है, यहाँ 2 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है, अभाज्य है। तो इसका जो गुणनखंड हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि इसका जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं प्यारे बच्चों। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं, कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन से ही मतलब है कि 2 यदि चीजें हैं उनमें जब कॉमन होगा तो उसी को क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। तो देखिए लिखा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में क्या हो, प्रत्येक का गुणनखंड हो। तो जैसे आइए मान लीजिए कि दिया है 24, जैसे मान लीजिए कि दिया है 24 और मान लीजिए कि 12 दिया गया है प्यारे बच्चों। देखिए 2 संख्याएं हमको दी गई है और इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड करिए, 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा और क्या होगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि जब 24 का आप लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आपको इतना प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाएगा। और देखिए 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या, देखिए इसमें एक छूट रहा है, 8 भी इसका गुणनखंड होगा प्यारे बच्चों। 8 से भी क्या होगा, 24 कट जाएगा पूरा, 8 से भी क्या होगा, 24 कट जाएगा। तो हमें क्या है, गुणनखंड है। देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर क्या है, 12 है। अब 12 के गुणनखंड इतने हैं प्यारे बच्चों और 24 के गुणनखंड इतने हैं।
तो देखिए कॉमन का मतलब ये है कि जब ये 24 के गुणनखंड में और 12 के गुणनखंड में जो जो कॉमन होंगे प्यारे बच्चों, जो जो कॉमन होंगे उसी क्या कहेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। देखिए एक क्या है कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, देखिए 6 भी कॉमन है और क्या है 12 भी कॉमन है। यानी कि 1 2 3 4 6 और 12 क्या है प्यारे बच्चों, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जब भी आपको सवाल दिया रहेगा तो उसमें पूछेगा इस प्रकार से कि 24 और 12 के गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपको इस प्रकार से करना है और गिनना है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 24 और 12 के गुणनखंड में 6 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और जब तक आप लोग बेसिक यानी कि इसको समझे नहीं रहेंगे तो आप लोग सवालों को भी बढ़िया से हल नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मैं लाइव क्लासेज के साथ साथ आप लोगों को यहाँ सारी चीज़ें यानी कि चैप्टर में जो जो बातें दी गई हैं उनको मैं अच्छे से आप लोगों को पहले सिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग सवालों में कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो आइए हम लोग अब गुणज के बारे में देखते हैं, क्योंकि गुणनखंड के बारे में हमने जान लिया है कि पहला है गुणनखंड के बारे में हमने अच्छे से जाना, फिर हमने जाना अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर हम लोगों ने जान लिया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए गुणज के बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा उनके गुणों के भी बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग गुणज के बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा गुणज के बारे में जानते हैं। देखिए गुणज क्या होता है, किसी संख्या का गुणज उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 2 है, इसका गुणज लिखना है, हमको इसका क्या करना है, गुणज लिखना है। तो देखिए हम लोग इसमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं। 2 का प्रथम गुणज क्या होगा, 2 में हम 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का 2 खुद क्या है, गुणज है 1। देखिए 2 में यदि क्या किया जाएगा, 2 से जब गुणा किया जाएगा तो 4 भी क्या होगा, 2 का 1 गुणज होगा। देखिए 2 से 3 में यदि गुणा किया जाए तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणज बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करना हो, देखिए 4 है, 4 का गुणज ज्ञात करना हो तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, गुणज है। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 4 8 12 क्या है, सब 4 के गुणज हैं, 4 के क्या है, गुणज है। देखिए अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें याद रखने योग्य क्या बातें हैं। देखिए 2 बहुत ही मूल बिंदु हैं जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए कोई भी संख्या है उसका एक गुणज वहाँ खुद होगा, क्या होगा, कोई भी संख्या हो उसका जो पहला गुणज होगा क्या होगा, वहाँ खुद ही होगा। माने कि प्रत्येक संख्या जो होती है खुद का क्या होती है, कि गुणज होती हैं। और देखिए दूसरा बिंदु यह है कि किसी भी संख्या का गुणज इसका कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों। यानी कि जैसे 4 का गुणज आप करेंगे तो इस गुणज का जो मान होगा कभी इसका अंत नहीं होगा, यानी कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है अनंत होता है। जैसे देखिए 4 का गुणज आप लिखते जाइए, 12 के बाद 16 लिखिए, 16 के बाद 20 लिखिए, 20 के बाद 24 लिखिए, 24 के बाद 28 लिखिए। इस प्रकार से आप प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे आगे की तरफ, 8 से 9 से 10 से 11 12 13 14 इस प्रकार से आगे तक करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, इसका अंत नहीं मिलेगा। यानी कि इसकी संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है प्यारे बच्चों। यानी कि किसी भी संख्या का गुणज जो होता है, गुणजों की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो आप लोग इन 2 बातों को हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जो संख्या होती है खुद का क्या होती है, कि गुणज होती हैं। और देखिए जो इसका मान होगा, इसके गुणजों का जो मान होगा कभी भी उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे 4 का जो गुणज के मान होंगे प्यारे बच्चों, 4 से कभी भी छोटे नहीं होंगे, उससे बड़े ही होंगे या खुद उसके बराबर होंगे। क्या होंगे, 4 का गुणज जो होगा मान लीजिए तो 4 के बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुणज भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा उभयनिष्ठ गुणज को भी देख लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणज एक होता है, उसको हम लोग प्यारे बच्चों अगला है हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज देखिए कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज तब कहलाती है यदि वहाँ प्रत्येक संख्या का गुणज है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 2 के गुणज को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, और 4 के गुणज को लिखते हैं। बहुत ही आसानी समझ लीजिए। देखिए 2 का गुणज होगा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। इस प्रकार से आप लोग लिखते जाएंगे। इसका क्या होगा, इसकी संख्या निश्चित नहीं होगी, इसके गुणज आप लिखते जाएंगे। इसका क्या होगा, कोई
अंत नहीं होगा। तो देखिए 4 का गुणज लिखिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि 4 के गुणज इस प्रकार से लिखते जाएंगे आप। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणज देखिए 4 जो है इसका भी 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। तो यहाँ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ गुणज कहेंगे। देखिए 8 जो है 2 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। तो जो 8 है क्या है, उभयनिष्ठ गुणज कहलाएगा। देखिए यहाँ पे 12 है तो 12 भी क्या है, 12 भी क्या है प्यारे बच्चों, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणज है, सॉरी उभयनिष्ठ क्या है, गुणज है। इसको कॉमन क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे, कॉमन मल्टीपल। देखिए जो 16 है प्यारे बच्चों, देखिए 16 भी है तो क्या है, उभयनिष्ठ गुणज है। तो इस प्रकार से आप लोग उभयनिष्ठ गुणज को क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक बार और मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं, आप लोग क्या क्या याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, जो कि अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर में। इनको समझने के साथ साथ इन बिंदुओं को याद रखेंगे। देखिए पहला बिंदु है, पहला बिंदु हमने पहले ही बताया था, गुणनखंड में किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है जो एक होता है, एक क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। इस प्रकार से याद रखिए, जो एक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए दूसरा बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ याद रखने योग्य है कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा, जो उसका मान आएगा, गुणनखंडों का जो मान आएगा वह क्या होगा, उस संख्या से हमेशा छोटा ही आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि 6 का गुणनखंड करना है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसके जो गुणनखंडों का जो मान है ये 1, 2, 3 और 6 क्या है, उससे छोटा है या उससे बराबर है, क्या है, उससे छोटा है या बराबर है। इसको भी आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तीसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है उसका जो गुणनखंड होता है एक निश्चित मतलब होता है। जैसे देखिए 6 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसके गुणनखंडों की जो संख्या है क्या है, निश्चित है। इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो आप इन 3 बिंदु को हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। और देखिए चौथा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है, चौथा बिंदु गुणज में है। यहाँ जो चौथा बिंदु है गुणज में याद रखेंगे आप लोग कि देखिए प्रत्येक संख्या का जो गुणज होता है, कोई भी संख्या है, जैसे 5 का ही गुणज लिखिए तो 5 होगा, मान लीजिए 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। तो देखिए 5 का यदि गुणज लिखेंगे तो इसका जो गुणज का जो मान होगा क्या होगा, उस संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। किसी भी संख्या का यदि गुणज करेंगे तो उस संख्या के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। यानी कि उससे कभी छोटा नहीं हो सकता है। इतना याद रखेंगे। 4 बिंदु हो गए। अब देखिए 5वां बिंदु ये है कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, गुणजों की उसकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, अनंत होगी। यानी कि उसके गुणजों की जो संख्या होगी क्या होगी, अनंत होगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। यानी कि 5 के गुणज आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, इस तरह से क्या होगा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुणों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को हल करते समय मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और शाम 6 बजे प्यारे बच्चों लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे आप सभी लोग। शाम 6 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास चलाई जा रही है। हमारा यहाँ टारगेट है कि आपका इस बार 90 के पार हो जाए, इस बार 90 के पार हो जाए और एडमिशन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद।